Hello, dear students. This is Dr. Athar Tajamul Islam, and you are watching Economics Success Point. अभी BA फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है, मेजर एज वेल एज माइनर। ये जब से NEP इम्प्लीमेंट हुई है तब से ये फर्स्ट बैच है फर्स्ट सेमेस्टर का। तो इन दिस रिगार्ड बहुत सारे मैसेजेस आए, रिक्वेस्ट्स आई स्टूडेंट्स के कि सर पेपर का पैटर्न क्या होगा या इससे रिलेटेड गेस्ट पेपर अपलोड कीजिए। तो इन दिस रिगार्ड मैंने सोचा कि ये जो NEP इम्प्लीमेंट करने से आपके पेपर का भी पैटर्न चेंज हुआ है और कोई आइडिया नहीं है स्टूडेंट्स को कि किस पैटर्न का किस टाइप का पेपर होगा। एक तो वो चीज़ भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये जो सेमेस्टर फर्स्ट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करके देखेंगे। बट दिस इज माई सजेशन टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स, डोंट रिमेन कन्फाइन्ड और लिमिटेड टू दिस गेस्ट पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सारे सिलेबस को वैसे आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा डीपली स्टडी करोगे। सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिर वीडियो लेंथ बढ़ जाती है, देन इट बिकम्स बोरिंग टू वॉच। थोड़ा सा हम जो है प्रिसाइजली इन क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। जो प्रीवियस ईयर तक आप लोगों का पेपर होता था वो सिर्फ 60 मार्क्स का होता था, लेकिन इस साल जो आपका पेपर होने वाला है उसमें जो आपके मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो 100 रहेंगे एंड द मिनिमम मार्क्स जो होंगे वो 40 होंगे। दैट मीन्स पास मार्क्स जो इस पेपर के हैं वो 40 है। पहले 60 हुआ करते थे मैक्सिमम मार्क्स। इसमें आपके 3 सेक्शंस होंगे। सबसे पहला जो सेक्शन है इसमें दैट इज सेक्शन ए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें आपके 8 क्वेश्चंस रहेंगे, ईच कैरिंग 2 मार्क्स, और ये 16 मार्क्स बन जाते हैं। 8 क्वेश्चंस होंगे, 8 के 8 आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं एंड ईच कैरिंग 2 मार्क्स। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने मेंशन किया है दैट इज डिफाइन इकोनॉमिक्स। इसमें आप किसी भी इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, लेकिन जो अब फॉर एग्जांपल रॉबिन्स की डेफिनेशन है जो उन्होंने अपनी बुक एन एसे ऑन दिस सिग्निफिकेंस नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, उसमें जो उन्होंने मेंशन करी थी डेफिनेशन दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इसको मेंशन कर सकते हो। या जो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है विच वाज पुट फॉरवर्ड बाय AC दास इन 2011, economics is the study of choice making by individuals, institutions, societies, nations and globe under conditions of scarcity and surplus towards maximizing benefits and satisfying their unlimited needs at present and future। किसी भी डेफिनेशन को आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन ये जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है इट इज ग्लोबली एक्सेप्टेड एंड इट इज काउंटेड अमंग द मॉडर्न डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है दैट इज व्हाट राइट डाउन द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इसमें आप मेंशन कर सकते हो जो प्रॉब्लम्स इकोनॉमी के हैं, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड नंबर 4 इज व्हाट प्रोविजंस बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? दैट एक्सप्लेन्स द रियल नेचर ऑफ ए सब्जेक्ट, or I must say studies an accurate and true description of events as they happen. It answers the questions like what was, what is, what will be, when and how.
उसके बाद अगर आप इसमें देखोगे दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. Simply, normative economics, that means which explains the events or facts as they ought to be. It offers suggestions for solving the problems, or I can say it is based on value judgments, perceptions of the people, what is desirable and undesirable for the society. उसके बाद इसमें जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया है दैट इज व्हाट आर गिफन एंड वेबलिन गुड्स. गिफन गुड्स के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, एंड वेबलिन गुड्स, दीज आर द टू एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. गिफन गुड्स उन गुड्स को कहते हैं व्हेन विद द राइज इन द प्राइस ऑफ ए गुड द डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा. दैट मीन्स अगर किसी गुड का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, और अगर उसका प्राइस कम हो जाता है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है, तो उसको हम गिफन गुड्स कहते हैं. इसका जो डिमांड करो रहता है दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग. इसका आइडिया जो है सर रॉबर्ट गिफन ने दिया था. एंड वेबलिन गुड, थॉर्स्टीन वेबलिन ने जो एक एक्सेप्शन दिया था टू द लॉ ऑफ डिमांड. द गुड्स हुज यूटिलिटी इज एंटायरली मेजर्ड बाय इट्स प्राइस, ग्रेटर प्राइस ग्रेटर इज द यूटिलिटी. इनका जो होता है प्रेस्टीज वैल्यू होता है. उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन मोमेंट्स एंड शिफ्ट्स अलोंग द डिमांड कर्व. मोमेंट जो होते हैं दे आर क्रिएटेड ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस, और उनको हम कंट्रैक्शन या एक्सटेंशन भी कह सकते हैं. उसके बाद जो शिफ्ट्स है दे आर कॉज्ड ड्यू टू द नॉन प्राइस फैक्टर्स, उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिमांड भी कहते हैं. उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिमांड एंड इट्स टाइप्स. डिमांड किसको कहते हैं और इसके टाइप्स क्या है. सिंपली अगर हम कहें क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू पे एट ईच पॉसिबल प्राइसेस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज डिमांड. इसके फिर आप कुछ टाइप्स भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, इंडस्ट्री एंड कंपनी डिमांड, या डिराइव्ड एंड डायरेक्ट डिमांड, या इसमें आप जो है प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, या उसके बाद आप मेंशन इसमें कर सकते हो क्रॉस डिमांड, जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, कम्पिटिटिव डिमांड. इसमें जो फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. इट इज डिफाइन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. Total utility simply means the sum total of utility derived from the consumption of all units of a good. और जो marginal utility है that is additional utility on account of the consumption of an additional unit of a commodity. उसके बाद जो इसमें हमने next question mention किया है that is simply the define budget line. budget line कहते किसको है. इसको हम प्राइस लाइन भी कहते हैं या बजट कॉन्स्टेंट भी कहते हैं. इट इज सिंपली सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी परचेज्ड इफ होल ऑफ ए गिवन इनकम इज स्पेंट एंड इट स्लोप इज इक्विवेलेंट टू द नेगेटिव ऑफ द प्राइस रेशियो. दैट मीन्स px of x plus py of y is equal to m. दैट इज मनी. फिर इसके बाद इसमें बजट स्पेस भी आ जाता है दैट इज अपॉर्चुनिटी सेट फॉर कंज्यूमर्स, और इट इज सेट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी परचेज्ड बाय स्पेंडिंग द होल और पार्ट ऑफ द गिवन इनकम. पूरी इनकम या उसका कम भी अगर आप खर्च करोगे दैट मीन्स इट इज इनसाइड द बजट लाइन. उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज इनकम कंजप्शन कर्व. क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे अगर आप देखोगे व्हाट इज इनकम कंजप्शन कर्व. इट इज इसका जो इफेक्ट है इसको हम इनकम इफेक्ट भी कह सकते हैं. जब हमारे इंडिफरेंस कर्व में इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज हो जाती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, ही मे बी बेटर ऑफ और वर्स ऑफ, उसमें उसका इंडिफरेंस कर्व भी चेंज हो जाता है. अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है तो ही विल टच द हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व,
और अगर उसकी इनकम कम हो जाती है तो उसका जो फिर इंडिफरेंस करो लोवेस्ट इंडिफरेंस करो पे आ जाता है। फिर उन इनकम चेंज होने की वजह से जो उसकी डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स को वो टच करता है, जब हम उन पॉइंट्स को टच करते हैं तो उसको हम इनकम कंजप्शन कर्व कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे, ये एक हमारा इंडिफरेंस कर्व है। फॉर एग्जांपल अगर अब किसी की इंडिविजुअल की इनकम बढ़ जाती है तो उसका नया इंडिफरेंस कर्व ये हो जाएगा, अगर फिर बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा। फिर जब हम इन पॉइंट्स को यहाँ पे कंबाइन करते हैं, पॉइंट ए बी सी को, इसको हम इनकम कंजप्शन कर्व कहते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी तो वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कार्डिनल किसको कहते हैं और ऑर्डिनल किसको कहते हैं। कार्डिनल जो इसका जो कंसेप्ट दिया था, इट इज़ फाइनल शेप इमर्जेड एट द हैंड्स ऑफ मार्शल एंड ही सेज कि यूटिलिटी इज क्वांटिटेटिव, दैट इज कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स 1 2 3 4 5 6। लेकिन जो ऑर्डिनल अप्रोच है दैट वाज पुट फॉरवर्ड बाय हिक्स, he says कि utility is a psychic entity and it can't be measured in quantitative cardinal numbers. He says कि consumer is capable of simply comparing the different levels of satisfaction. उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। Define economies and diseconomies of scale. Economies of scale are may be defined as the cost advantage that can be achieved by an organization by the expansion of their production in the long run. Cost, or I can say the cost advantage experienced by a firm when it increases its level of output. जब एक कंपनी अपना आउटपुट बढ़ जाती है, अगर इसको फिर कॉस्ट एडवांटेज मिल जाता है, मतलब विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, इफ अ फर्म इज कैपेबल टू डिक्रीज इट्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, उसको हम वहां पे उसको कॉस्ट एडवांटेज मिल जाता है और उसको हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, इट इज कॉस्ट डिसएडवांटेज एक्सपीरियंस्ड बाय अ फर्म व्हेन इट इंक्रीजेस इट्स आउटपुट। मतलब जब एक फर्म या बिजनेस इतना ग्रो हो जाता है दैट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस, उसको हम क्या कहते हैं, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। उसमें जो क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन टोटल एंड मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू किसको कहते हैं? अगर आप यहाँ पे टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, वैसे आप लोगों ने एक बार शायद लास्ट यूनिट का ये क्वेश्चन है वहाँ पे देखा होगा। रेवेन्यू किसको कहते हैं? सिंपल वर्ड्स में अगर हम रेवेन्यू को यहाँ पे डिफाइन करना चाहेंगे कि रेवेन्यू कहते किसको है, the receipts a firm receives from selling goods or services to its customers, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं और उसी को हम टोटल रेवेन्यू भी कह सकते हैं। and it is calculated by market price of the good multiplied by output of enterprise. इसमें फिर एवरेज रेवेन्यू भी आता है, दैट इज रेवेन्यू जनरेटेड पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, दैट इज टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में है दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। इट इज रेवेन्यू अर्नड फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल प्रोडक्ट और यूनिट, दैट इज चेंज इन रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, और TRN minus TRN minus 1 दैट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं। It is simply the contractual cash payments which the firm makes to other factor owners for purchasing or hiring various factors. जो एक
एंटरप्रेन्योर होता है, जब वो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेज करता है या हायर करता है, फिर वो उनको कैश पेमेंट देता है। उनको जब हम उनकी अकाउंटेंसी करते हैं, उनकी कैलकुलेशन करते हैं, उनको हम अकाउंटिंग कास्ट कहते हैं, और दे आर आल्सो नोन एज एक्सप्लिसिट कास्ट। लेकिन जो इम्प्लिसिट कास्ट होते हैं उनको हम इम्प्यूटेड कास्ट भी कहते हैं। दैट इज द नॉर्मल रिटर्न ऑन मनी कैपिटल इन्वेस्टेड बाय एंटरप्राइज। जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, वो जो अपना पैसा इस फर्म या इस बिजनेस में जो इन्वेस्ट करता है, उस पे वो अगर वो उस पैसे को कहीं और जाके इन्वेस्ट करे या लैंड करे, वहाँ पे वो एक उसमें प्रॉफिट कमा सकता है। या अगर वो अपनी सर्विसेज जो वो अपनी फर्म में दे रहा है, वो सर्विसेज कहीं और पे परचेज करे, वहाँ पे उसको वेजेस मिल सकते हैं। इन चीज़ों को हम इम्प्लिसिट कास्ट कह सकते हैं कि जो वो कैपिटल अपनी फर्म में इन्वेस्ट कर रहा है, उस पर जो अगर वो नॉर्मल रिटर्न अगर वो कहीं और पे उसको इन्वेस्ट करता या लैंड करता, उस पर जो वो नॉर्मल रिटर्न कमाता, या अपनी सर्विसेज कहीं और पे जो है सेल करता, वहाँ पे उसको वेजेस मिल जाते हैं। या जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, उसके पास कुछ अपने फैक्टर्स होते हैं जो वो ओन करता है, फिर उनको अपनी ही फर्म में एम्प्लॉय करता है, जैसे उसकी गाड़ी होती है, छोटे छोटे टूल्स जो होते हैं, उनके जो मनी रिवार्ड्स है, जब हम उनकी कैलकुलेशन करते हैं, उनको हम इम्प्लिसिट कास्ट कह सकते हैं। और इकोनॉमिक कास्ट हमेशा अकाउंटिंग कास्ट प्लस इम्प्लिसिट कास्ट होता है, दैट इज एक्सप्लिसिट कास्ट प्लस इम्प्लिसिट कास्ट। इकोनॉमिक कास्ट में हम दोनों कास्ट्स को ऐड करते हैं। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। Simply, it is the rate at which the one input can be substituted for another input without changing the level of output. That means the marginal rate of technical substitution for labor and capital is equal to delta L upon delta K. मतलब कि लेबर के कितने यूनिट को हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा टू परचेज वन मोर यूनिट ऑफ कैपिटल, and it is always decreasing. Marginal rate of technical substitution is always decreasing. जैसे हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीजिंग रहता है, वैसे हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन भी डिक्रीजिंग रहता है। के बाद जो इसमें सेक्शन बी रहेगा, दैट इज मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें इंटरनल चॉइस रहती है, दैट मीन्स इसमें 4 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन का एक आर पार्ट रहेगा, एंड ईच क्वेश्चन कैरिंग 10 मार्क्स। 40 मार्क्स इस सेक्शन के रहते हैं। 4 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन का आर पार्ट रहता है, और दोनों में से आपको एक करना पड़ेगा, एंड ईच क्वेश्चन कैरिंग 10 मार्क्स। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने मेंशन किया है, दैट इज डिफाइन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, आल्सो मेक ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा डिफाइन करना है, फिर उसमें जो है द डिफरेंस बिटवीन द टू। इसमें आप बहुत सारी पैरामीटर्स को यूज़ करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी कहते हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम थ्योरी कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो उन इश्यूज़ पे फोकस करती है दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है दैट फोकसेस ऑन इशू दैट अफेक्ट द इकोनॉमी एज ए होल, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जीडीपी, इफेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट, जनरल प्राइस लेवल, मनी। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इट इज अप्लाइड टू इंटरनल इश्यूज, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है दैट इज अप्लाइड टू एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल इशू। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज डिमांड साइड, ऑन द डिमांड साइड दैट इज टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी, और सप्लाई साइड में दैट इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो ऑब्जेक्टिव रहता है दैट इज टू अचीव द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, या फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है दैट इज बेस्ड ऑन जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है दैट इज ये जो इसका जो बेस है दैट इज प्राइस मैकेनिज्म विच ऑपरेट्स विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस।
लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसकी जो बेस है दैट इज नेशनल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, एंड दे आर डिटरमाइंड बाय द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इट इज द स्टडी ऑफ द इक्विलिब्रियम कंडीशन एट अ पर्टिकुलर पीरियड। लेकिन जो लॉन्ग रन में ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में वहां पे जो है इट इज बेस्ड ऑन टाइम लैग्स, rate of change या past and expected values. That is, macroeconomics is concerned with dynamic analysis. ये पैरामीटर्स को यूज करके आप इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हो। उसके बाद जो है इसमें आर पार्ट हमने मेंशन किया है, दैट इज स्कैर्सिटी एंड चॉइस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक्सप्लेन। स्कैर्सिटी हमें पता ही है कि इट रेफर्स टू द फिनाइट नेचर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, और जो चॉइस है दैट रेफर्स टू पीपल्स डिसीजंस अबाउट शेयरिंग एंड यूजिंग दोज रिसोर्सेज। ये जो स्कैर्सिटी एंड चॉइस की प्रॉब्लम है इट लाइज एट द वेरी हार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि लोगों की जो जरूरत है और दे नीड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकी जो वांट्स है दे आर अनलिमिटेड, लेकिन उन वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो मीन्स है दे आर लिमिटेड। सो एक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम लिमिटेड गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज और आई मस्ट से द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे आर लिमिटेड। यही फैक्ट्स एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा जो स्कैर्सिटी है दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ एवरी सोसाइटी। लेकिन चॉइस जो है, चॉइस सोसाइटी अब हर एक गुड को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। अब सोसाइटी को यह चीज डिसाइड करना होता है कि अगर हम एक गुड का ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उसके लिए हमें दूसरे गुड को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सो दिस इज अ प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, स्कैर्सिटी एंड चॉइस। इसको आप ऐसे थोड़ा सा यहां पे डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स लिमिटेशंस, एक्सप्लेन द डिटरमिनेंट्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। वैसे सबको पता होगा कि फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस। इसमें जो आप लिमिटेशंस जो आप मेंशन कर सकते हो, द assumptions ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड आर द लिमिटेशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। जैसे कि प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स रिमेन सेम, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम। बहुत सारी assumptions है इस लॉ के, उन्हीं को आप लिमिटेशंस में मेंशन कर सकते हो। लेकिन इसके जो डिटरमिनेंट्स है उसमें आप ओन प्राइस ऑफ ए गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर, क्लाइमेट और वेदर चेंजेस या कंडीशंस ऑफ ट्रेड, चेंज इन एसेट प्रेफरेंस, चेंज इन सेविंग्स, चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, चेंज इन टेस्ट, चेंज इन फैशन। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा मेंशन कर सकते हो। उसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई, इसका जो आर पार्ट है, डिफाइन लॉ ऑफ सप्लाई एंड इट्स लिमिटेशंस। लॉ ऑफ डिमांड इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, एंड लॉ ऑफ सप्लाई इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। इसके भी लिमिटेशंस वैसे ही मेंशन कर सकते हो जो इसके assumptions है। इसके assumptions क्या है? फर्म्स ऑपरेट इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर, फर्म शुड एम एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स, technology remains constant, input prices remain constant, prices of related goods remains constant। इसके जो limitations है, जैसे अगर इकोनॉमी में competitive market है ही नहीं, मोनोपोली है, या change in business हो गया, perishable goods, legislation restricting quantity, agricultural goods,
आउट ऑफ फैशन गुड जो रहते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो चेंज हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इन चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3rd। डिस्कस द लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी एंड विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के साथ ये चीज़ आप लोगों को समझाना है। इक्विमार्जिनल यूटिलिटी आल्सो नोन एज गॉसेनस सेकंड लॉ। ये लॉ कहता है कि कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट हिज मनी इनकम बिटवीन द टू गुड्स इन सच अ वे दैट द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द लास्ट ₹2 स्पेंड ऑन ईच गुड इज इक्वल। या अगर हम इन शॉर्ट कहें कि कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर ऑन ईच गुड इज सेम। Marginal utility of money expenditure on a good is equal to marginal utility of good divided by price of good. That means MUM is equal to MUX upon P of X. ये मार्शल ने दिया था। उसके बाद अगर आप लॉ ऑफ इसमें एक एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हो एक शेड्यूल से, उसमें आप यूनिट्स दिखा सकते हो, फिर MUX MUY, फिर MUX अपॉन P ऑफ X, फिर MUY अपॉन P ऑफ Y। जब हमारी MUX अपॉन P ऑफ X एंड MUY अपॉन P ऑफ Y जहाँ पे इक्वल होंगे बट इक्विवेलेंट विद द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, वहाँ पे उसका इक्विलिब्रियम होगा। फिर जो मार्जिनल डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका जो आर पार्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हम गॉसेनस फर्स्ट लॉ कहते हैं। गॉसेन एक जो है जर्मन इकोनॉमिस्ट था, उसका नाम था हरमन हेनरिक गॉसेन। उन्होंने ये 3 लॉज दिए थे 1854 में। एक तो यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पहला लॉ उसका है। दूसरा लॉ दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। फिर जो उसका 3rd लॉ है दैट इज द स्कैर्सिटी इज अ प्रीकंडीशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसको भी आप एक स्केड्यूल से वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। इसके कुछ एजम्पशंस जो है वो कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी, हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। ये कहता है कि व्हेन वी टेक एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी our marginal utility goes on decreasing. Then the relationship between total utility and marginal utility वो भी आप वहाँ पे दिखा सकते हो। When TU is maximum, MU is 0. When MU diminishes, TU increases at a diminishing rate. When MU is negative, TU diminishes. ये चीज़ आप मेंशन उसमें कर सकते हो। उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, दैट इज define isoconts and its properties। इनको हम इक्वल प्रोडक्ट कर्व्स भी कहते हैं। और ये जो आइसोकॉन्ट्स हैं दे आर सिमिलर टू द इन्फ्रेंस कर्व्स ऑफ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर। और ये जो आइसोकॉन्ट हैं सिंपली दे आर प्रेजेंट ऑल दोज फैक्टर कॉम्बिनेशंस व्हिच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे इंडिफरेंस कर्व दैट इज रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर एंड आइसोकॉन्ट इट इज रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर। वैसे ही कोई एग्जांपल भी एक शेड्यूल मतलब वहाँ पे टेबुलर रिप्रेजेंटेशन जो है वहाँ से भी मेंशन कर वहाँ से भी दिखा सकते हो। वहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है, जो हमने इससे पहले एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में डिस्कस किया है। एट विच द फैक्टर्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड एट द मार्जिन विदाउट अल्टरिंग द लेवल ऑफ आउटपुट डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल, वो हमने मेंशन किया है। एंड इट इज़ ऑलवेज डिमिनिशिंग। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है दैट इज स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नो टू आइसोकॉन्ट्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, आइसोकॉन्ट्स आर कन्वेक्स टू द ऑरिजिन। ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जो इसमें लास्ट क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन नंबर 4 का आर पार्ट जो है दैट इज एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म यूजिंग मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच।
इसकी दो कंडीशंस है। हम एक फर्म का इक्विलिब्रियम शो कर सकते हैं यूजिंग टू अप्रोचेस, दैट इज TC एंड TR अप्रोच, एंड सेकंड इज MC एंड MR अप्रोच, मतलब मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल अप्रोच, मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच, और पहला है टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू अप्रोच। ये जो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच है, इसमें दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। नंबर 1, MC इज इक्वल टू MR, एंड नंबर सेकंड इज MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो। मतलब अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ से हम क्वांटिटी मेजर करते हैं और यहाँ से हम रेवेन्यू को मेजर करते हैं, रेवेन्यू एंड कॉस्ट। फॉर एग्जांपल दिस इज द MR कर्व एंड दिस इज आवर MC कर्व। एक कंडीशन जो है इसकी, दैट इज MC इज इक्वल टू MR, वो आप देख सकते हो यहाँ पे भी फुलफिल हो रही है और यहाँ पे भी फुलफिल हो रही है, A पॉइंट पे भी B पॉइंट पे भी। यहाँ पे हम इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल से दिस इज 0 to 5 एंड दिस इज 20, यहाँ पे हम 5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एट पॉइंट A। यहाँ पे हमारा MC इज इक्वल टू MR, और यहाँ पे जो पॉइंट B पे हम 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और यहाँ पे भी हमारा MC MR के बराबर है। अब इक्विलिब्रियम दोनों में से कौन सा है? जो इसकी दूसरी कंडीशन है, दैट इज MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो। MR करो को MC करो नीचे से कट करना चाहिए, क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे इस पॉइंट के आगे MC इसका कम हो रहा है एज कंपेयर टू द MR, मतलब इसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, MR बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द MC। तो ये जो एक प्रोड्यूसर है, एक फर्म है, वो यहाँ पे नहीं रुकेगी क्योंकि यहाँ पे इसका ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, अनटिल एंड अनलेस MC इज़ ग्रेटर देन MR। क्योंकि इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे, इस पॉइंट के बाद, पॉइंट B के बाद, इसके बाद MC ज़्यादा हो रहा है। जब MC करो MR करो को नीचे से कट करेगा, उसके बाद ऑब्वियसली MC MR से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे फर्म जो है अपना प्रोडक्शन स्टॉप करेगी। तो यहीं पे एक फर्म का इक्विलिब्रियम होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो आपका नेक्स्ट सेक्शन रहता है, दैट इज सेक्शन C। सेक्शन C में आपके 4 क्वेश्चंस रहते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने 2 मेंशन किया है, हाँ 2। इसमें आपके 4 क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन 4 में से आप लोगों को 2 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे एंड दे आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके 44 मार्क्स होंगे। 4 क्वेश्चंस है, सिर्फ 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरिंग 22 मार्क्स, वही 44 मार्क्स बन जाएंगे। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने मेंशन किया है, दैट इज डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिंपली द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज गिवन अप, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए गुड और सर्विस जो है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव गुड और सर्विस दैट इज गिवन अप। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, or I must say the cost of availing one opportunity in terms of the loss of other opportunity, that is return on investment for an option not chosen। अगर हम फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास कि अभी पीस ऑफ अ लैंड है, उसमें आपके बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप उसमें एप्पल्स प्रोड्यूस कर सकते हो, राइस प्रोड्यूस कर सकते हो, या पेयर प्रोड्यूस कर सकते हो। तो सारे जो अगर आप अभी डिसीजन लेते हो कि उसमें एप्पल्स प्रोड्यूस करने हैं, तो जो रेस्ट ऑप्शंस है वो सारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होंगे। लेकिन जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को आप गिव अप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एप्पल प्रोडक्शन में आपका जो प्रॉफिट हो रहा है पर ईयर दैट इज 20,000, लेकिन जो राइस प्रोडक्शन में हो रहा है दैट इज 15,000, उसके बाद 10,000, 5,000। जो 15,000 वाला होगा ऑप्शन जिसको आप गिव अप कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो, वही एप्पल प्रोडक्शन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। उसके बाद जो इसमें सेकंड पार्ट है दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को। इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, अपॉर्चुनिटी सेट। Simply it is a curve in which each point represents the combination of two goods which can be produced using the given finite resources, or it is the graphical representation of various combinations of the amounts of two goods which can be produced with the given resources and technology। लेकिन सारे रिसोर्सेज को हमें फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज करना है।
and it is production possibility को is always convex to the origin. इसमें एक स्केड्यूल भी मेंशन कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आप बहुत सारी कॉम्बिनेशंस को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, A B C D. यहाँ पे फिर आप यूनिट्स दिखा सकते हो. फॉर एग्जांपल क्लोथ एंड व्हीट 0 15 फिर 1 14 या 2 12. ये जो अपॉर्चुनिटी सेट है विच यू कैन प्रोड्यूस यूजिंग द रिसोर्सेज फुल्ली एंड एफिशिएंटली, इनको जब हम यहां पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी करेंगे उसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कहते हैं. बट व्हाई इट इज कनकेव? ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अगर आपने इससे रिलेटेड कोई भी टेबल देखा होगा, वहां पे जो रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द टू गुड्स है दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग. पहली कॉम्बिनेशन में अगर वहां पे एक गुड को सेक्रीफाइस कर रहे हो टू गेन द नेक्स्ट गुड, फिर 2 यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को. इट इज नोन एज इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यह आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूं. और इसका जो रीजन है दैट इज कि जो हमारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है दे आर नॉट कंप्लीटली suited or adaptive to alternative uses. That is specificity of resources. फिर इसमें पीपीसी में आप रोटेशन या शिफ्टिंग भी मेंशन कर सकते हो. इसमें शिफ्टिंग आ सकती है जब हमारी रिसोर्सेज में चेंज होगा. रिसोर्सेज अगर इंक्रीज होंगे तो विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, अगर डिक्रीज होंगे तो विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट. रोटेशन में इसमें आप चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर गुड एक्स आएगी या एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर गुड वाई आएगी. लेकिन अगर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर बोथ द गुड्स आ जाएगी तो वहां पे शिफ्ट होगा, नॉट रोटेशन. कीप इट इन माइंड. उसके बाद जो हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड and explain the methods of measuring price elasticity of demand. Price elasticity of demand simply measures the responsiveness of quantity demanded due to the change in the price of a good. इसमें अगर आप चाहो तो इसमें डिग्रीज भी मेंशन कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, हाईली इनइलास्टिक. फिर इसमें जो आप मेथड्स मेंशन कर सकते हो जो इसमें मेंशन करने हैं दैट इज परसेंटेज मेथड, आर्क मेथड है, रेवेन्यू मेथड जिसको हम एक्सपेंडिचर मेथड भी कह सकते हैं, मिड पॉइंट मेथड. उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इंडिफरेंस कर्व एंड इट्स प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व होता क्या है? सिंपली इट इज ए graphical representation that represents the various combinations of two goods that give the same satisfaction to the consumer. क्योंकि सारे इंडिफरेंस कर्व पे जो भी पॉइंट्स होते हैं वो एक कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फिकेशन देते हैं. दैट इज वाई कंज्यूमर प्रेफर देम इक्वली, हेंस द नेम इंडिफरेंस कर्व. They are equally desirable. All the combinations, all the combination of various goods which are lying on the indifference curve, they are equally desirable to the consumer. That means they are equally preferred by him. एक schedule से आप इसको show कर सकते हो. फिर जो एक graphical representation कर सकते हो इसकी, that is downward sloping. फिर इसकी properties जो है आप mention यहाँ पे कर सकते हो. जो हमने आइसोकांट्स में प्रॉपर्टीज बताई थी वही प्रॉपर्टीज इसके भी है. दैट इज स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कन्वेक्स टू द ऑरिजिन, कांट इंटर टू इंडिफरेंस कर्व्स कांट इंटरसेक्ट ईच अदर, कैन नाइदर टच हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल एक्सिस, या हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन देन अ लोअर इंडिफरेंस कर्व. ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो. फिर इसके बाद जो इसमें हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन मेंशन किया है उसके लिए आप लोगों को इसमें मेंशन करना पड़ेगा बजट लाइन. बजट लाइन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा.
जहां पे एक बजट लाइन इंडिफरेंस के रूप में टेंजेंट होती है, जिस इंडिफरेंस के रूप में वो एक इंडिफरेंस मैप को शो करना है, फॉर एग्जांपल से लाइक दिस, इंडिफरेंस मैप को मेंशन करना है। फिर जब आप बजट लाइन को इंट्रोड्यूस करोगे, फॉर एग्जांपल हियर इट इज टेंजेंट एंड हियर इट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमने मेंशन किया है, दैट इज एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस एंड रिटर्न्स टू स्केल। इसके बारे में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस जो कहता है कि दैट एज द प्रपोर्शंस ऑफ वन फैक्टर इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इज इंक्रीज्ड आफ्टर अ पॉइंट, फर्स्ट द मार्जिनल एंड देन एवरेज प्रोडक्ट डिमिनिशेस। इसके एजम्पशंस आप मेंशन कर सकते हो कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज एज्यूम्ड टू बी गिवन एट अनचेंज्ड, या देयर मस्ट बी सम इनपुट्स whose quantity is kept fixed, या based upon the possibility of varying the proportions in which various factors can be combined। फिर इसमें एक शेड्यूल से मेंशन कर सकते हो 3 stages of the law of variable proportions। Stage 1 that is stage of increasing returns, stage setting that is diminishing rate है, फिर उसके बाद थर्ड स्टेज दैट इज स्टेज ऑफ निगेटिव रिटर्न्स। इस चीज़ को आप मेंशन कर सकते हो। लेकिन जो रिटर्न्स टू स्केल है दैट इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, और जो वेरिएबल प्रोपोर्शंस है दैट इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। Returns to scale changes in output when all factors or inputs in a particular production function are increased together. Yeah, an increase in scale means that all inputs or factors are increased in a given proportion. इसमें भी जो है आप मेंशन कर सकते हो फिर जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, देन जो है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, उसको फिर आप डायग्रामेटिकली मेंशन कर सकते हो कांस्टेंट रिटर्न्स स्केल को। जो आइसोकांट मैप उसमें होगा, द 2 आइसोकांट्स आर द 3 आइसोकांट्स दे विल बी इक्विडिस्टेंट। लेकिन जो इसमें इंक्रीजिंग जो है उसमें द डिफरेंस बिटवीन द 2 आइसोकांट्स विल बी लेस, दैट विल गो ऑन डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में जो है द गैप विल, द डिफरेंस विल गो ऑन डिक्रीजिंग। लेकिन जो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है उसमें जो गैप है दैट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। ये चीज ध्यान में रखना। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना।